एक से ज्यादा लोग संघ बनाते हैं, उसको समण संघ कहते हैं। इसकी स्थापना कैसे हुई? इसकी कोई संस्थापक नहीं है, प्रकृति इसकी संस्थापक है। समण संघ की सदस्यता कैसे मिलती है? समण संघ की सदस्यता जन्मजात होती है। वह व्यक्ति जो समण है वह पैदाइशी इसका सदस्य है। संघ का कोई मालिक नहीं है, सभी समण संघी इसके मालिक है। समण संघ की क्या पहचान है? जो समता से कार्य करते हैं, सम्यक कार्य करते हैं, वो सारे समण संघी कहलाते हैं। प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता समणों की सभ्यता थी। ये सभ्यता बहुत ही विकसित थी। पूरे विश्व में इस सभ्यता का अच्छा नाम था। क्यों था? क्योंकि समणों के पास में खाने पीने की वस्तुएं भरपूर मात्रा में थी। समणों के पास जरूरत से ज्यादा भोज्य पदार्थ उपलब्ध था। वे खाना पानी बांटकर खाते थे। पिंडदान मतलब भोजन दान भी करते थे। शुद्ध समण अंतरराष्ट्रीय व्यापारी का नाम था। अनाथ पिंडक पड़ गया उसका नाम, क्योंकि वह अनाथों को पिंडदान करता था। पिंडदान मतलब भोजन दान। पिंड पिंडी भोज्य पदार्थ के लड्डू को कहते हैं। समणों के इतिहास में भोजन पानी के लिए एक भी लड़ाई दर्ज नहीं है। बुद्ध के इतिहास में अकाल पड़ने की घटना है, और अकाल के समय भी लोगों में एक दूसरे पर भोज्य पदार्थ के लिए मार काट लड़ाई आदि की घटना नहीं है। समणों ने भूखे रहकर प्राण त्यागना स्वीकार किया और एक दूसरे से लड़ना स्वीकार नहीं किया। समण लोग नारियों का इज्जत करते थे। नारी को कुल माता का दर्जा प्राप्त था। नर और नारी की इज्जत, मान्यता, सम्मान बराबर था। परिणय सूत शादी विवाह के लिए नारी स्वयंवर मतलब स्वयंवर को चुनना का प्रावधान था। नारी अपनी इच्छा से अपना पति चुनती थी। नए नारी के घर रहता था, नर नारी के घर रहता था, या नारी नर के घर रहती थी। दोनों परंपराएं थी। नारी पर बलपूर्वक अधिकार करने की कोई घटना नहीं मिलती है समण इतिहास में। नारी को कभी भी उसके माता पिता दान नहीं करते थे। नारी भी गुरु बन सकती थी। सती माता, भिक्षुणी, सामनेरी इसके उदाहरण है। बच्चे माता के नाम से जाने जाते हैं। कुल माताओं, सती माताओं के धूप, स्तूप, मंदिर आज भी भारत में लाखों की संख्या में है। साल में 2 बार कन्याओं का मान होता था। हर समण कन्याओं को बुलाकर अपना मान बढ़ाता था। पुरातन समण सभ्यता में डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद नहीं होता था। तलाक जैसी कोई व्यवस्था समणों की संगति में नहीं होती थी। समण लोग हर शनिवार को सन्निपात बाहुल करते थे। बहुत से समण लोग जब एक स्थान पर सन्निकट मतलब साथ साथ बैठने का सम्मेलन करते थे, उस क्रिया को सन्निपात बाहुल कहते हैं। सन्निपात का अर्थ है सम्मेलन, सभा, संकीर्ति। उस दिन को शनिवार कहते हैं। शनिवार से शनिवार और शनिवार से शनिचर्या, शनिचर से मनुष्य शनिचर। सन्निपात बाहुल करने में जाने वाले सभी समण अपना सत्तक दंड, एक तरह का हथियार, लेकर जाया करते थे। अपने आसन, अपना खाना साथ लेकर जाया करते थे। सन्निपात बाहुल में समण प्रस्ताव लगाते थे। वर्तमान भविष्य की समस्या पर प्रस्ताव पर चर्चा होती थी। बहुमत से अनुमोदित हुए प्रस्ताव पर सभी समण संगी चलते थे। जो कोई भी अनुमोदित हुए प्रस्ताव के विरुद्ध जाता था, उसे संघात में सजा मिलती थी। सन्निपात बाहुल समणों की संसद है, सांघिक निर्णय है। अपने वृद्धों का सम्मान करते थे, सभी की बात सुनते थे, उनके अनुभव का फायदा उठाते थे। अपने चेतिया पर जाते थे, अपने धूपों पर, स्तूपों पर जाते थे। धूपों को पानी से धोते, जल अभिषेक, जल छिड़काव करते थे। अपने वृद्धों से विचार विमर्श, आदान प्रदान करते थे। मरण तक अपने वृद्धों की सेवा करते थे। अपने नायकों का मान करते थे।
समणीय धम के चलाने वाले धार्मिक लोगों की देखभाल, सुरक्षा, साधन, दान कार्यक्रम लगाते रहते थे। सामणीय धम प्रकाशीय प्राकृतिक धम है, जो समणा धम, समण धम, समण धम, सारण धम, समता धम, संविधान धम, समण दर्शन धम, समण दास धम, शील धम, शीलंग धम, लिंगायत शिव धम, प्राकृतिक धम, निसंगत का नियम, नेचुरल लॉ के नाम से दुनिया में जाना जाता है। समणीय धम की आज हजारों शाखा हैं। लाखों साधु संत, बाबा, महंत, भिक्खु, भिक्खुणी, गुरु, यानी जानकार हैं। नाम रूप, नाम दान, सतनाम, नामदेव आदि आदि। समणीय धम को जो मानते थे वो नशा, शराब, गुटखा, तंबाकू उपयोग नहीं करते थे, किसी प्रकार की चोरी नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, जानवरों, लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए हत्या नहीं करते थे, व्यभिचार, दुराचार, पाप कर्म नहीं करते थे, मनुष्यों में छोटे बड़े का भेद नहीं करते थे, किसी का अपमान नहीं करते थे, किसी का शोषण नहीं करते थे, किसी को भूखा नहीं रहने देते थे, सभी मनुष्यों को बराबर मौका देते थे। किसी भी विपत्ति में सभी समण एक दूसरे की बढ़ चढ़कर सेवा मदद करते थे। महिलाओं, बच्चों और परिवार की बहन बेटी समक्ष कर सांघिक भावना से देखभाल करते थे। यह भूमि हमारी है, इस भूमि ने हमारे हजारों पीढ़ियों को पैदा किया है, पाला पोसा है, यह भूमि हमारी जननी है। ऐसी भावना से हमेशा जय भवानी का उद्घोष किया करते थे। जय जननी माता भूमि वंदामी, माता जननी वंदामी, माता वंदामी धरा माता। अपने समण संघ को नमामि करते थे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। संघ सर्वोपरि होता था, संगाति से माँ बाप के आदेश से भी बड़ा होता था। शुद्धोधन जिसके पास इतनी जमीन थी कि उन खेतों में धान बोने के लिए 1000 हल चलते थे। शुद्धोधन का दोस्त राजा पसंदी था। शुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ गौतम था। 21 साल की आयु में सिद्धार्थ गौतम समण शाक संघ के सदस्य बने। फिर सिंगत गौतम ने संगातिशेष की अवहेलना कर दी, जिस कारण से सिद्धार्थ गौतम को सजा मिली। इससे सिद्ध होता है कि संघों में संगातिशेष सब सर्वोपरि होता है। अब ना संघ रहा, ना संघ का आदेश। समणों के बहुत सारे संघ गण व्यवस्था थी। समणों में नायक नायिका वाद नहीं था। समण सभी समण संघ में रहते थे। समण प्रकृति को मानने वाले होते थे। समण बातों को नहीं मानते थे। समण राजा से लेकर जगत गुरु, बुद्ध से लेकर शुद्धित व्यापारी से लेकर जीवक चिकित्सक से लेकर कृषक किसान तक सभी काम करते थे। समण कभी भी भीख नहीं मांगते थे। वे कभी भी याचक नहीं रहे। समणों की पहचान समण थी। समण शब्द कभी भी समणों की जानकारी में नहीं था। श्रेय से बना कोई भी शब्द समणों ने कभी भी उपयोग नहीं किया। श्रेय से बने सभी शब्द समणों के लिए नहीं है। उपरोक्त कारण प्रमुख रहे हैं। उपरोक्त कारणों से समण संगी एकजुट थे। अब चिंतन मनन करते हैं कि समण जो अपने महासमण संघ के स्वामी थे, वे टुकड़ों टुकड़ों में किस प्रकार से टूटे, कौन सी तकनीक से समण संघ टूटा। अजय समण संघ अपना नाम तक भी भूल गया। ऐसे कैसे हुआ? सबसे पहले ये जाने कि संघ क्या होता है। संघ समान विचारधारा वालों का एक से अधिक लोगों का संघ होता है। अब समण संघ में जैसा कि अभी बताया कि अच्छे व्यापारी थे, राजा महाराजा थे, अच्छे किसान थे, अच्छे कारीगर थे, अच्छे काम करने वाले, सभी तरह के काम करने वाले थे। अब ये संघ कैसे टूटा? तो संघ टूटने का कारण है जो संघ के नियम है उसको नहीं मानना और सन्निपात बाहुल को अनदेखा करना, सन्निपात बाहुल को मानना नहीं। इससे धीरे धीरे संघ टूट गया। टूटा तो ऐसा टूटा कि 29 लाख संगठनों में विभक्त हो गया। जातियों के संगठन बना लिए। आज राजनीतिक संगठन बन लिए। कहीं
आरक्षण बचाओ संघ बन गया, कहीं गरीबी बचाओ संघ बन गया, ऐसे कितने ही संघ बन गए। परंतु इतने संघ होने के बाद भी आज समण परेशान है। संघ के जो अधिकार बाबा साहब ने दिलवाए थे सब खत्म होते जा रहे हैं। अब हम भूल गए कि भारत, हम किसने क्यों रखा भारत का नाम, कौन था, हमारे पूर्वज क्या है, हमारा इतिहास। माना अंग्रेज और मुगल विदेशी थे, उनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, मगर नाग, नंद, मौर्य, गुप्तवंशी शासक तो भारतीय थे। फिर क्यों हमारे विद्वान इतिहासकार उनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं जोड़ पाते? ऐसा क्यों है कि हम भारतीय हमारे किसी भी प्राचीन राजवंश से अपना रक्त संबंध नहीं दर्शा पाते हैं? हम क्यों नहीं जानते कि हमारे भारत को किसने एक देश बनाया, कौन था? ईरान से लेकर बर्मा तक तथा चीन से लेकर श्रीलंका तक के भूखंड को एक अखंड देश बनाने वाला सम्राट कौन था? वह बहादुर सम्राट कौन था जिसका नाम मात्र सुनकर सिकंदर जैसा तथाकथित विश्व विजेता और उसकी सेना भी भारत की सीमा लांघकर अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सकी? तत्कालीन भारत की सैन्य शक्ति के आगे उस सिकंदर का अपने सैनिकों को दिया गया उपसाया बेअसर रहा। युद्ध के मैदान में जो क्षत्रिय थे उनका धर्म था लड़ना। युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर लोग जाते तो उन्हें ताने देते, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। उसका अपने सैनिकों को दिया ये लालच, युद्ध में जीत गए तो धरती का राज मिलेगा और मर गए तो स्वर्ग मिलेगा। ये भी काम आया। हर भारतीय अपनी जाति की जंजीर से बंधा कसम रहा। कोई दिन ऐसा नहीं था जब अखबार में ऐसी खबर नहीं छपती कि अपनी जाति से बाहर शादी करने पर युवक युवती कत्ल कर दिया हो। मगर कोई नहीं जानता कि हम भारतीयों को जाति के फंदे में किसने और कब क्यों जकड़ा, क्यों सदियों तक भारत की आन बान और शान रहने वाले सिंह चिन्ह लॉइन कैपिटल को धूल दूषित किया गया। ऐसी गुस्ताखी किस जात ने की, कब की, क्यों की? इतिहासकार हमें क्यों नहीं बताते? भारत के लगभग हर शहर अथवा गांव के आसपास प्राचीन बुद्ध विहारों अथवा स्तूपों के खंडर मौजूद हैं। इतिहास पढ़ाया जाता है कि मुस्लिम हमलावरों ने इन इमारतों को नष्ट किया, लेकिन ऐसा ही क्यों हुआ कि भारत में सिर्फ और सिर्फ चैत्य बुद्ध विहार, बुद्ध स्तूप और बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय चुन चुनकर नष्ट किए गए? कोई हिंदू मंदिर नहीं तोड़ा गया, कोई हिंदू बलिशाला कभी नष्ट नहीं की। क्यों? मुस्लिम हमलावरों की बौद्ध से तो कोई दुश्मनी थी क्या, या हिंदुओं से क्या दोस्ती थी जो उन्होंने हिंदू मंदिर को छेड़ा नहीं और बुद्ध विहार कोई छोड़ा नहीं? अगर मुस्लिम हमलावर ही बुद्ध तोड़ते तो वे बौद्धों के साथ साथ हिंदुओं के मंदिर भी तोड़ते। इस बात के साथ ही यह तथ्य भी चौंकाने वाला है कि कभी भी किसी भी बुद्ध विहार को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाने का कभी दावा नहीं किया गया, लेकिन अनेकानेक बुद्ध विहारों पर हिंदू मठाधीशों का कब्जा है। बौद्धों का सबसे मुख्य स्थल बोध गया को हिंदू मठाधीश के कब्जे से खाली करवाने का एक केस तो सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा है। सवाल उठता है कि अगर मुसलमानों ने ही बुद्ध मूर्तियां तोड़ी तो वहीं पर ब्राह्मणिक देवी देवताओं की मूर्तियां किसके द्वारा और कैसे लगा दी गई? मगर इसका कोई उत्तर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इतिहासकार हमें यह ज्ञान देते हैं कि राजाओं की लड़ाइयां और उनकी वंशावली याद करना मात्र ही इतिहास है, क्योंकि इतिहास को इन भारतीयों का कभी विषय बनने ही नहीं दिया। मात्र देवी देवताओं के किस्से ही हमारे ज्ञान का विषय बनाए गए। विदेशी ब्राह्मण से लेकर विदेशी अंग्रेज ने हमें भारतीय को यही पढ़ाया है कि उनके देवी देवता और उनके नायक नायिका ही महान है। दुनिया भर में युद्ध द्वारा हत्या और लूटमार करने वाला उनका सिकंदर तो महान कहा जाता है, लेकिन काबुल से लेकर कलकत्ता तक ठंडी सड़क बनवाने वाले नंद राजाओं का नाम कोई इतिहास बताता ही नहीं है। क्यों? युद्ध के मैदान से धूम दबाकर भागने वाला तब तक भागने वाला जब तक कि घोड़ा भागते भागते थककर मर नहीं गया हो। आज महाराणा युद्ध क्षेत्र का महावीर बताकर स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसके नाम पर सरकारी अवकाश किया जाता है, लेकिन असली बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले महावीर बिरसा मुंडा का कहीं नाम ही नहीं लिया जाता है। क्यों? आपके चहेते शिष्य को प्रथम स्थान दिलाने के लिए वास्तविक योग्य विद्यार्थी का अंग भंग करके नकारा बनाने वाले ब्राह्मण गुरु के नाम पर आज सर्वश्रेष्ठ अध्यापक
द्रोण अवार्ड का पुरस्कार दिया जाता है, जिसने कि एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, जो कि हमारा समन था। और इस तरह योग्यतम विद्यार्थी को अपंग करके प्रतियोगिता जीतने वाले व्यक्ति के नाम पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड का पुरस्कार दिया जाता है। कोई अध्यापक इस नीचतम घटना को बेपर्दा नहीं करता, क्यों? ऐसे ही अनेक सवाल हैं जिनके उत्तर मैगस्थनीज और उनके समकालीन अन्य विदेशी लेखकों की पुस्तकों से यत्र तत्र मिल जाता है। दुख की बात है कि उनकी लिखी पुस्तकें आज पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। फिर भी जो अंश उपलब्ध है वह सूर्य नहीं सही दीपक जैसा प्रकाश तो भारत के अंधकार पूर्ण प्राचीन इतिहास पर डाले जाते हैं। बहुत दुख और हैरानी की बात है कि किसी भी भारतीय इतिहासकार ने कभी इंडिका में झांकने की कोशिश ही नहीं की। अगर किसी ने झांका भी था तो वो जो तथ्य दिखाई दिए उन्हें भारतीयों को बताने की हिम्मत नहीं की, क्यों? यह एक पहेली है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला यह कि अधिकतर इतिहासकार उस जाति या वर्ग से हैं जिसके लिए इंडिका में दर्ज तथ्य बताना उनके लिए अहितकर है। दूसरा कारण यह है कि शेष इतिहासकार गीदड़ों की तरह है, जो एक के उठने पर उसकी तरह ही उठने लग जाते हैं। इस तरह से हमारी अच्छी सभ्यता को सर्वनाश किया गया है। इसमें हमारा दोष है, क्योंकि हम टुकड़ों में बट गए, जातियों में बट गए। जातियों में बंटने के कारण हमारी जो संघ शक्ति थी वो टुकड़ों में बट गई। अब हमारे विद्वान साथियों ने इस समण संघ को पुनर्जीवित किया है। पुनर्जीवित करने के बाद में हमारे 10 गोल्डन नियम बनाए हैं। पहला केवल समण, दूसरा चंदा कभी नहीं, तीसरा जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा संघवाद, पांचवा पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठा पंजीकरण कभी नहीं, सातवां संघाति से सबसे ऊपर, आठवां संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, नौवां संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, 10वां उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो ये 10 गोल्डन नियम हमारे संघ का आधार है, ये तो पता है। मगर ये 9 नियमों की सुरक्षा भी देता है। संघ में परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। बुद्ध ने भिक्षुणियों का संघ बनाया, अपने भाई महानंद, नंद, आनंद, देवदत्त व राहुल प्रजापति, गौतमी आदि को संघ में शामिल किया। ये एक सच्चाई है। इस संघ में अपने परिवार को लगाना ही होता है। आप क्रांति की उम्मीद पड़ोसी के पुत्र से तब तक नहीं कर सकते जब तक कि अपने पुत्र को क्रांति ना सिखा दें। संघ की शुरुआत अपने परिवार से होनी चाहिए। सबसे पहले खुद संघी बने, फिर परिवार को संघी बनाएं, फिर रिश्तेदारों को संघ के नियम समझाएं, फिर पड़ोसी को जो समण हो उसे समझाएं, फिर बाहर निकलें। संविधान की शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे महायानी बुद्धिस्ट लोग अपना कोई भी काम ओम से आरंभ करते हैं, ओम का चिन्ह बनाते हैं, ओम मणि से। इसका पीला रंग संवैधानिक सावधानी के लिए है और लाल रंग बदलाव के लिए है। काले रंग का गोला अंधकार को बताता है, यानी अंधकार से हम लोगों को संवैधानिक सावधानी के साथ अपने जीवन में सम्यक सम बदलाव लाने का एक चिन्ह है, जो आज के संविधान के अनुसार समण संघ प्रताड़ना और धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करता। समण संघ जानता है कि एट्रोसिटी, प्रताड़ना, शोषण, भूख, गरीबी, मार तभी तक है जब तक कि समण संघ में सभी लोग नहीं आ जाते। ज्यादा लोगों का गिरोह हमेशा कम लोगों के गिरोह पर भारी होता है। जो संख्या ज्यादा में होता है वे प्रताड़ित करते हैं, जो कम संख्या में होते हैं या अकेले होते हैं वे प्रताड़ित होते हैं। जानवरों में भी ऐसा होता है, जैसे कि जंगल का राजा शेर जो बहुत बलवान होता है, जब संघ में रहता है तो सुरक्षित रहता है, परंतु जैसे ही अकेला हो जाता है तो कुत्तों का झुंड भी उसको मार कर खा जाता है। सम्राट अशोक के समय समण सम्राट थे, शासक थे, तब कोई भी समण प्रताड़ित नहीं होता था। संघ बिखरा, 6743 जातियों में बिखरा, पर बमणों का संघ नहीं टूटा। बमणों ने अपने लिए जातियों में टूटने से इनकार कर दिया। बमणों ने जातियां नहीं बनाई, बमणों ने अपने अंदर जातियों का अभ्यास ही नहीं किया। इसलिए बमण संख्या में ना के बराबर होते हुए भी समणों की 6743 जातियों से बड़े हो गए और समणों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बमण समण को प्रताड़ित क्यों करता है? यह पैसे देकर करवाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है
कि समण अपनी प्रतापना से उलझा रहे, आपस में ही लड़ता रहे, उसमें इकट्ठा होने की सोच ही ना रहे। समण संघ ये जानता है, इसलिए सिर्फ एक काम करता है, जुड़ना और जोड़ना। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जैसे कि हम रोज बताते हैं, जब जब जुड़ेंगे जब जब जीतेंगे। समण संघ को जोड़ने में कितना समय लगेगा? जो हमारे संगठन है उनको समझाया जाता है कि भाई एक संघ में आ जाओ, परंतु वो चंदा जीवी और मंचमाला ये जीवी जो है वो आकर संघ में वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको चंदा इकट्ठा करना होता है और अपना मान सम्मान के लिए मंचमाला माला पहनना ये होता है। इस बात पर निर्भर आप संघ को समझकर कितने लोग को रोज समझाएंगे, 1 साल भी लग सकता है और 1000 साल भी कम पड़ सकते हैं। ये मर्जी उन लोगों के संगठनों के लोगों के ऊपर है कि वो कैसे जुड़ते हैं, कब जुड़ते हैं। जुड़ना तो पड़ेगा एक दिन, क्योंकि मरना सबको है। जुड़ के मरेंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर नहीं जुड़े तो वैसे भी मरेंगे। समण संघ में आने के बाद में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब संघ इकट्ठा होता है तो दूसरा कोई भी संगठन या कोई भी संघ उससे नहीं लड़ सकता, क्योंकि ज्यादा संख्या वाला संघ छोटे संख्या वाले संघ पर भारी पड़ जाता है। तो ये बात हमारे समण लोगों को समझना चाहिए और जितना हो सके समण संघ में आना चाहिए। रोजाना जूम मीटिंग करते हैं हम, रात को 8 से 10:30 बजे तक, और महीने की 1 तारीख को स्पोक हाउस लगाते हैं, 2 तारीख को सहकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश, 5 को इंजीनियर और व्यापारी वर्ग विशेष। ये पहले था, अब ये सब खत्म कर दिया है। अब स्पोक दिवस भी 3 महीने में 1 बार लगता है। समण संघ प्राचीन पुरातन समण संघ है, ये तो पहले ही बता दिया है। समण संघ सक्रिय सदस्यों पब्लिक से कभी भी पैसा नहीं लेता है, ना चंदा ना सदस्यता शुल्क। समण संघ की संगतियों में व्यवहार में कभी भी जाति की प्रैक्टिस, जाति का अभ्यास नहीं होता है। जाति का अभ्यास का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोशिश भी निषेध है। समण संघ में केवल संघवाद को ही मान्यता है। यहाँ संगठनवाद, प्रधानवाद, राजा रानीवाद, परिवारवाद, प्रेसिडेंटवाद, मुखियावाद, व्यक्तिवाद, प्रमुखवाद, संस्थापकवाद, अध्यक्षवाद, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव आदि सब निषेध है। समण संघ में पद प्रतिष्ठा, मंचमाला, गमछा, टोपी, साफा, बुके ये सब निषेध है। समण संघ का मालिकाना हक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नहीं है। संघ का मालिक समण संघ खुद ही रहता है, इसलिए इसका पंजीकरण कभी नहीं हो सकता, ना ही इसका बैंक अकाउंट है, क्योंकि समण संघ किसी से चंदा नहीं लेता है। संघ जो भी फैसला करेगा वह सभी को मान्य होगा। संघ का आदेश सबसे ऊपर है, संघ आदेश सर्वोपरि है। संघ कभी भी राजनीति में नहीं जाएगा। जो समण संघी है वो चाहे तो राजनीति में जा सकता है। जो संघी राजनीति में जाएगा, बेहतर है कि वह संघ को सूचित करे, और भी बेहतर होगा यदि वह संघ से अनुमोदित होकर जाए। संघ से घात संघ को बर्दाश्त नहीं है। जो संघी संघ से घात करेगा उसकी संघ में कभी वापसी नहीं होगी। उसका लिखित विवरण हमेशा आने वाले संघियों को बताया जाएगा। संघ का एकमात्र सबसे पहला काम है लोगों को जोड़ना। अतः जो भी व्यक्ति जोड़ने पर अपनी बात रखना चाहता है वह रख सकता है। इसके अतिरिक्त बात रखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए संघ ने अतिरिक्त भाषण निषेध कर दिए हैं। प्रचार प्रसार के लिए हर समण संघी को समणों की किसी भी सभा, किसी भी संगठन, किसी भी सम्मेलन में जाने की सलाह संघ के द्वारा अनुमोदित है। जुड़ने से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रचार यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, अखबार, टीवी, रेडियो, किताब, पर्चा आदि के लिए हर एक समण संघ के नियमों के अधीन स्वतंत्र है। बौद्धिक संपदा समण संघ के अधीन होगी, वह बौद्धिक संपदा समण संघ के अधीन नहीं होगी। सभी संघी आपस में भोजन मिल बैठकर, भोजन मिलाकर, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को पहले भोजन कराकर ही भोजन ग्रहण करेंगे। संगीति के दौरान लाइन में बैठना, सफेद कपड़े पहनना, चप्पल लाइन में रखना, अपना खाना साथ लाना, अपने खर्चे से आना, अपने परिवार दोस्तों के साथ आना। संगीति के दौरान सब बराबर, ना कोई मेजबान ना कोई मेहमान। संगत की सेवा करना, कार में आने के
बराबर के खर्चे की हिस्सेदारी देना आदि संघ से अनुमोदित है। किसी दूसरे शहर से किसी समण संघी के निवास पर यदि कोई समण संघी उपनिवास करता है तो उपनिवास करने वाला समण संघी जिसके यहाँ उपनिवास करता है उसे लिफाफे में रखकर कम से कम 500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से देगा, जिसमें रहना, खाना, नहाना आदि घरेलू सेवाएं उपलब्ध कराने में आसानी है। यदि किसी समण संघी का कोई बात, कोई नया नियम, कोई शिकायत या कोई सुझाव आदि देना होता है तो वह लिखित एजेंडा सदन में लगा सकता है। इसके लिए सदन हमेशा तत्पर है। 13 प्रकार की कार्य समितियां अभी भी कार्य कर रही है, जो कि हर साल अपने कार्यकर्ता सदन के अनुमोदन के अनुसार बदल देती है। संघ को दिन में 3 बार नमामि करने का अनुमोदन है। संगीति के दौरान यदि किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करना है तो शांत रहे, अनुमोदक कुछ न कहे। जो प्रस्ताव के लिए अतिरिक्त सुझाव या विरोध में है केवल वही अपनी बात रख सकते हैं। सभी समण 10 गोल्डन नियम को मानेंगे। जो नहीं मानेगा वह स्कोप नहीं बन सकता है। समण का समण से गले मिलने का नियम है, समणी का समणी से गले मिलने का नियम है। इस तरह से समण संघ हमारे महिलाओं का भी बहुत सम्मान करता है। हमारी बहनें, उनके लिए 10, 20, 30 तारीख को जो पोर्टल है महिलाएं चलाती है, बहनें चलाती है और वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। और उसके अलावा भी उनको शुक्रवार, इतवार आदि दोपहर में अपने पोर्टल चलाने की अनुमति दे रखी है। और हमारी समण बहनें इतना अच्छा पोर्टल चलाती है तो मैं तो कभी कभी ताज्जुब करता हूँ कि जो बहनें घर का भी देखभाल करती है, ऑफिस में भी काम करती है, फिर भी समण संघ में इतनी सेवाएं देती है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। मैं समय हो गया है, 10 बज गए। मैंने जो अभी तक कहा है उसमें अगर त्रुटिपूर्ण शब्द हो तो संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि।